सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम 2025 पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है 109 से शुरू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ फ्लोइंग वेल इन अ कन्फाइंड एक्वीफर। सो लेट मी टेल यू, फ्लोइंग वेल को आर्टिसन भी कहते हैं, आर्टिसन वेल भी कहते हैं। और एक कन्फाइंड एक्वीफर की पहचान होती है कि वो ऊपर से भी और नीचे से भी इम्परमिएबल लेयर से कवर होता है और बीच में वो परमिएबल होता है, जो कि वाटर बियरिंग लेयर्स होती है जैसे कि सैंडस्टोन और शेल। और जो इम्परमिएबल होता है वो एक्विटार्ड्स होते हैं जैसे कि क्ले और शेल। तो ये इट कांट फ्रीली मूव वर्टिकली, सो इट इज़ समथिंग दैट इज अंडर प्रेशर। प्रेशर क्यों है? बिकॉज एक्वीफर इज रिचार्ज एट हायर एलिवेशन एंड वाटर मूव्स डाउन डीप beneath द कन्फाइनिंग लेयर्स एंड वेट ऑफ ओवरलाइंग वाटर क्रिएट्स द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये ओवरलाइंग इम्परमिएबल लेयर और अंडरलाइंग इम्परमिएबल लेयर जो है वो दोनों की दोनों कंडीशंस हैं कन्फाइंड एक्वीफर के लिए। इसके बाद पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस क्या होता है? पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस इट्स एन इमेजिनरी सरफेस एंड इट रिप्रेजेंट्स द लेवल टू विच वाटर विल राइज in a very tightly cased manner, tapping a confined aquifer. See, if potentiometric surface is below the ground level or if it is above the ground level, if it is below, it will be the known artisan, known flowing artisan well, and if it is above the ground level, it will be a flowing artisan well. So overlying impermeable layer जो है वो एक कन्फाइनमेंट और प्रेशर जो है वो लगा के रखती है, और अंडरलाइंग इम्परमेबल जो है वो डाउनवर्ड लीकेज को प्रिवेंट करके रखती है, एंड इट इज़ इट प्रिजर्व्स द प्रेशर। एंड पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस जो है ग्राउंड सरफेस के जब ऊपर होता है तो वो वाटर को राइज करने के लिए और नेचुरली फ्लो कर देता है। सो ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो सही है। तो 1 2 4 विल बी द 1 2 3 विल बी द राइट answer. Potentiometric surface above the ground level. So if potentiometric surface, if it lies below the ground level, the water will rise but it will stop before reaching the surface, so the pumping would be required in the last case. Okay, so coming to the next question. तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप आराम से बता सकते हैं। दैट इज 1 2 and 3. Now coming to the next question, 110. If in an area of 10,000 meter square, एरिया दे दिया है 10,000 meter square, the water table is something that is dropped by 4 meter, assuming the aquifer to be homogeneous and isotropic. If the porosity of the aquifer is 30% and the specific retention is 10%, the estimated change in the groundwater storage would be what? So let me solve. एरिया आपको दे दिया है 10,000, ठीक है। इसके बाद आपको जो चेंज इन वाटर टेबल ड्रॉप जो है वो 4 मीटर, जो पोरोसिटी है एक्वीफर की वो है 30%, जो स्पेसिफिक रिटेंशन है वो है 10%। तो मुझे पता है कि स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड जो है मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पोरोसिटी। तो स्पेसिफिक यील्ड 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अब मैं आपको स्पेसिफिक यील्ड मैंने निकाल दिया, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एस्टिमेटेड चेंज इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो स्टोरेज चेंज हमें निकालना है। तो स्टोरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, जो चेंज इन स्टोरेज है, जो आपके एरिया है आपका जिसके अंदर वाटर कलेक्ट हो रहा है, और जो चेंज इन वाटर टेबल है वो, और स्पेसिफिक यील्ड। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमारे पास हैं उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो 10,000 जो है हमारे पास एरिया था, ये हमारे पास 4 था, और 20 को परसेंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20, एंड द आंसर विल कम अराउंड 8,000 मीटर क्यूब। दैट विल बी द चेंज। तो अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर टेबल जो है वो फॉल हो रही है, ठीक है। सो नॉट ऑल पोर वाटर्स ड्रेन। सो सपोज दिस इज अ वाटर टेबल और हर किसी से पानी ड्रेन आउट हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। सम वाटर इज गेट हेल्ड बाय द कैपिलरी फोर्सेज एंड दैट पोर्शन इज क्वान्टिफाइड एज द स्पेसिफिक रिटेंशन, दैट इज 10%, है ना। सो सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी फोर्स हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, तो ये सब वहाँ पे कैरी आउट करते हैं। Only drainable water is something that contributes to the storage change. That's why we find the specific yield. And if you find to change, if we need to find the change in the groundwater storage, so we have this formula. That's why we need to put this. So here two formulas are used. एक तो ये और दूसरा specific yield, specific retention gives to the porosity. Okay. So this is what is happening here. Now coming to the 111 question.
If the rock has a 55% porosity and 30% specific tension and specific yield will be, अभी फॉर्मूला बताया है, 55 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 25% आएगा, वही हमारा आंसर होगा. So the fraction of water that's the saturated rock or soil can release under gravity is known as the specific yield. Now coming to the next question, which consider the following statement regarding hydraulic conductivity of an aquifer. So let me give a deep insight into it. Hydraulic conductivity को कैसे hydraulic conductivity को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. ये बताता है कि how easily a fluid can move through a porous medium under hydraulic gradient. It is not only a property of rock or a fluid like separately, they are the combination of both the systems. Okay, so we have the formula Q is equal to KAdH by dl, and we have the other formula of the hydraulic conductivity, that is K rho G by mu. तो हमें इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है. सो आई हैव टोल्ड यू कि वो रॉक प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे भी. तो इस फॉर्मूला पे आप देखना कि आपके पास जो K है, दैट इज़ स्मॉल K, इसको मैं आपको खैर बाद में बताऊँगी. पहले हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं. हमारे पास रो है, हमारे पास G है, तो ये क्या क्या है हमारे पास. G तो वी नो दैट इट्स ग्रेविटी POV. Rho is the density and mu, this is the dynamic viscosity. So ये inversely proportional है K के. जितनी ज़्यादा viscosity होगी जितनी ज़्यादा उतना ही lower K होगा. So colder water, कोई water colder है उसका lower fluid मतलब hydraulic conductivity होगा than the warm water. So इसके अंदर टेम्परेचर और विस्कोसिटी को आप रिलेट करिए. जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी जो विस्कोसिटी है, मतलब उसकी फ्लूइडिटी तो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो विस्कोसिटी जो है वो कम होगी. और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो उसका K जो है वो ज़्यादा होगा. तो इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर मुझे पता है कि ये जो है ये दिस इज़ द डायनेमिक विस्कोसिटी. डेंसिटी से वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. जितनी ज़्यादा फ्लूइड हो, हैवियर फ्लूइड एक्सर्ट मोर ड्राइविंग फोर्स अंडर ग्रेविटी. देन वी हैव द एक्विफर प्रॉपर्टीज़. एक्विफर प्रॉपर्टीज़ कैसे कि अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा था K स्मॉल K म्यू G बाय रो. तो इसमें इसको फैक्टर कहते हैं इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी. इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी क्या होता है, ये रॉक प्रॉपर्टी है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी. ये ग्रेन साइज़ के ऊपर जो है डिपेंड करता है, उसकी सॉर्टिंग, उसकी शेप, उसकी पैकिंग. जितना कोर्स और वेल सॉर्टेड ग्रेन्स होंगे उतनी ज़्यादा इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी होगी. क्ले की सबसे एक्सट्रीमली लो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी होता है, तो ये रॉक प्रॉपर्टी होता है. तो पोर कनेक्टिविटी और इफेक्टिव पोरोसिटी जो है, इट मैटर्स मोर देन द टोटल पोरोसिटी ओवर हेयर. पोरली कनेक्टिंग पोर इज समथिंग दैट रिड्यूसेस द K. ओके, so yeah, what else other than this? तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाओ. इट डिपेंड्स अपॉन द डायनामिक विस्कोसिटी, ऑफ कोर्स इट डज. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्विफर प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स इट डज. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, इट does depend upon the density of the fluid. So which of the following statement are correct? Only 1 and 2 is correct. Okay, now coming to the 113th question. Consider the following statement regarding the permeability of the sediments. So permeability क्या होता है? Permeability होता है ability of sediments to let the fluid pass through it. It is something that is governed by कि कितना pore size है, क्या sorting है, क्या connectivity है उनकी, क्या grain arrangement है. It is not something that is controlled by the porosity alone. There are many factors that are controlling it. So permeability increases with the increasing median grain size. That is true. If there are large grains, so there will be large pore throats through which the fluid can pass through. And if there are large flows, so there will be less resistant to flow. So ग्रेवल से सबसे ज़्यादा आपकी परमेबिलिटी होगी, फिर सैंड होगी, फिर सिल्ट होगी, फिर क्ले की होगी. इसके बाद ज़्यादा फाइनर सेडिमेंट शोज अ ग्रेटर डिक्रीज इन परमेबिलिटी विद एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डेविएशन देन कोर्सर सैम्पल डू. तो ये कह रहे हैं कि जो फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रेटर डिक्रीज इन परमेबिलिटी देता है विद एन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन देन कोर्सर सैम्पल डू. इसको हमें थोड़ा सा और डिटेल में समझना होगा. अब मेरी बात सुनिए, इस स्टेटमेंट में क्या गलत है. यहाँ फाइनर की जगह अगर कोर्सर होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती. क्यों? देखो,
जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, वो आपका सॉर्टिंग बताता है। तो अगर आपकी सैम्पल में पुअर सॉर्टिंग है तो इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हाई है, तो वो फाइनर पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर वो आपके पोर थ्रोट्स को क्लॉग करेंगे एंड दिस इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर इन कोर्सर सेडिमेंट्स. सो poorly sorted gravels, they have a drastic permeability reduction, and poorly sorted clay, they have already low porosity or permeability, so there will be a little change. So coarser sediments, if there is a decrease in the permeability, shows a greater decrease in the permeability if the sorting is poor. जिस चीज़ में ऑलरेडी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा और परमेबिलिटी बहुत कम है, जैसे कि क्ले, अगर हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस में कुछ फ़र्क लाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोर्सर सेडिमेंट्स में उसकी सॉर्टिंग में ज़्यादा फ़र्क लाया तो वो एज़ कम्पेयर टू फाइनर सेड पार्टिकल्स से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. आई होप आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. इसके बाद यूनिमोडल सैम्पल्स हैव अ ग्रेटर परमेबिलिटी दैन द बायोमोडल सैम्पल्स. So unimodal samples are more permeable than bimodal sediments. So unimodal means the similar familiar size open pore networks, and bimodal shows the fine grains filling the gap of the pore throats between the coarse grains. So filled pores reduces the connectivity and lower downs the permeability. So that statement is so true, but the second statement is incorrect. So first and third will be the right option. Okay. So bimodal sediments may have the high porosity but low permeability because pores are disconnected or constricted. Permeability depends on the pore throats, not on the pore volumes. Okay. Now coming to the 114, the average interstitial velocity of groundwater through a sandstone having 40% effective porosity if the Darcy velocity is 25 meters per day. So what happened over here is there is an average interstitial velocity of the groundwater through sandstone, and it has we need to find this average interstitial velocity, and we have this effective porosity given to us and Darcy velocity is given to us. Interstitial velocity को seepage velocity भी कहा जाता है, seepage velocity भी कहा जाता है, और it is actual velocity जिसके ग्राउंड वाटर एक्चुअली किस स्पीड से मूव करता है through the pore spaces of an aquifer. So now there we have the Darcy velocity, and then we need to find the interstitial velocity. So coming to that, Darcy velocity and interstitial velocity. Darcy velocity is, it underestimates the actual travel time. We represents it with VD. It's an apparent velocity, it's not the real one. It assumes कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही आपका पानी जो है वो पोर थ्रोट से आ रहा है, बट इन रियलिटी द ग्राउंड वाटर फ्लोज ओनली थ्रू पोर्स, नॉट थ्रू द सॉलिड ग्रेन्स, एंड देयर आर मेनी लूप होल्स इन दैट. But interstitial velocity that we are required to find is the true velocity, and it is always larger than the Darcy velocity. It tells us कि एक्चुअली में जो इंटरकनेक्टेड पोर्स हैं वो कौन से, और उनमें से पानी आ रहा है नहीं आ रहा है. सो टोटल पोरोसिटी इंक्लूड्स द डेड एंड पोर्स, बट इफेक्टिव पोरोसिटी इज समथिंग दैट इंक्लूड्स दैट एक्सक्लूड्स देम. So real groundwater movement what happened, why do we find this? We need to find कि real groundwater movement कहाँ से है, अगर कोई contamination हुआ है तो उसका spread कैसे होगा, कैसे solute जो है वो migrate करेंगे, कैसे transport होगा, तो ये सब चीज़ें हमें पता होगी. तो मैं आपको बेसिकली ये बता रही थी कि इनमें फ़र्क क्या होता है, कि आपको इनके बीच में अगर कोई फ़र्क पूछे तो वो आपको बताना चाहिए. तो एक फॉर्मूला है इंटरस्टिशियल वेलोसिटी का, जो कि VI जो है वो डार्सी वेलोसिटी, और इसको हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव पोरोसिटी से. सो 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.4 से, सो इट विल गिव अस अराउंड 62.5 मीटर्स पर डे. नाउ कमिंग टू द 115 क्वेश्चन. तो ये बोल रहा है consider the following diagram where two places A and B are at altitudes of 800 meters. So this is at 800 meter and this is at 300 meter from MSL mean sea level respectively. The water table lies at the depth of 600 meter below the A. So this is 800 meter and the water table is something that lies on the 600 meter around here, and it is 300. So ये at a depth of 100 meter below that. So यहाँ पे 200 बचा हुआ है और यहाँ पे 600 बचा हुआ है, तो ये भी 200 हो गया और ये भी 200 हो गया. सो कहने का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स का जो हाइड्रोलिक हेड है वो 200 मीटर है. एलिवेशन 800 मीटर दे दिया, वाटर टेबल की डेप्थ 600 मीटर दे दी, हाइड्रोलिक हेड हमने माइनस करके निकाला तो 200 पता लगा, यहाँ पे भी वो 200 पता लगा. तो जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दोनों के बीच का डिफरेंस ही ज़ीरो है तो पानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कैसे जाएगा.
वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी. सो ग्राउंड वाटर इज समथिंग दैट फ्लोज फ्रॉम हायर हाइड्रोलिक हेड टू द लोअर हाइड्रोलिक हेड, नॉट फ्रॉम हायर एलिवेशन टू द लोअर एलिवेशन. सो देर विल बी नो मूवमेंट. Okay, now coming to the 116th question. As per the Bernoulli's equation, the total head of the groundwater at a given point in aquifer includes what? So let me tell you, elevation head, velocity head, pressure head, velocity head, pressure head, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑप्शंस आ रहे हैं. सो वैसे मुझे पता है इस इक्वेशन के बारे में, सो मुझे पता है कि यही इसका आंसर है. इन हाइड्रोजियोलॉजी जो टोटल हेड रिप्रेजेंट्स टोटल कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, per unit weight of a groundwater at a point. It determines whether in which direction the groundwater will flow. So Bernoulli equation has elevation head, pressure head and velocity head. Okay, now in more detail, what is elevation head? It's something that is represented by Z and it represents gravitational potential energy. ठीक है, the height of the point above chosen datum, dominant in unconfined aquifer. Pressure head क्या होता है? It represents the energy due to the fluid pressure. It is caused by the overlying water column and it is dominant in confined aquifer. It is measured using piezometer. Now velocity head represents the kinetic energy of the flowing water and it usually very small in groundwater, often neglected in practical calculation. Now coming to the 117 question. So we have the concentration of sodium in a water sample around this. What is the concentration of sodium in equivalent per million in the water sample? We have the given equation, मतलब sodium का concentration in parts per million and we need to find an equivalent per million and we have atomic mass also given. So what does the parts per million represents? So parts per million represents mass concentration, not chemical reactivity. And what is equivalence per million? It represents ion intersects based on the electrical charge, not mass. So we can convert ppm to EPM by comparing it to the cation, anion, and by maintaining the charge balance or by plotting diagrams on the Pythagoras column. So equivalent weight निकालना है. So we have the parts per million, उसको हम divide करेंगे, सॉरी EPM है equivalent weight से. तो ppm तो है हमारे पास 92 समथिंग एंड जो equivalent weight है वो हमें निकालना है. equivalent weight का फॉर्मूला होता है जो आपका एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर दो वैलेंसी से, जो कि 23 और सोडियम इज़ 1 चार्ज तो वो 23 ही रहेगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैग्नीशियम होता तो वो अलग होती चीज़ है. सो 92 डिवाइडेड बाई 23 एंड इट गिव्स अराउंड 4 विल बी आवर आंसर. नाउ कमिंग टू द 118 क्वेश्चन. पाइपर डायग्राम, ट्राइलिनियर डायग्राम किस लिए यूज़ होता है? पाइपर ट्राइलिनियर डायग्राम इज़ हैव रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस. यहाँ पे आपके पाइपर डायग्राम में कटायंस एंड एनायंस होते हैं. लेफ्ट में आपके कटायंस होते हैं, राइट में आपके एनायंस होते हैं. इन दोनों से हम मतलब बेसिकली ट्रायंगुलर डायग्राम होता है तो हम वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन की किस पोर्शन में हमारे डायमंड शेप के अंदर वो आ रहा है. सो वी फाइंड द हाइड्रोकेमिकल फेसिस like how they are present in that, and all the concentrations are something that is plotted in milli equivalent per liters. ठीक है, and the Piper diagram is something that help us identify what water type, evolution of groundwater chemistry, mixing of water from different resources, and geochemical processes such as ion exchange, rock water interactions, salinizations, and seawater intrusion. So yeah, so it is the water chemistry that it tells us about. ऑल्सो द ग्राउंड वाटर फ्लो, अगर ये हमें निकालना है तो हमें पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस मैप्स चाहिए होते हैं. सॉइल मॉइस्चर एज पर हम किसी ग्राफ या डायग्राम से नहीं निकाल पाते. और पंपिंग टेस्ट जो हैं वो it is by the hydraulic parameters, not chemistry. Now coming to the 119 question, which of the following statement regarding isotopes? Isotopes have the same atomic number and different atomic weights. That is so true. They have the same atomic number, like same number of protons, okay, but different mass number, so different number of neutrons. So hydrogen, protium, deuterium, they all have the same atomic number but different mass number. Now, why isotopes have the same chemistry? So chemical behavior is something that depends upon the electron concentration, which is something that is controlled by the atomic number, not by the neutrons. So isotopes react chemically the same, they behave in a same manner. Now, role of the neutrons. Neutrons is something that give us the mass differences, and it has a fractionation during evaporation, condensation, and different radioactive stability. So isotopes have varying number of neutrons in the nucleus.
Of course they have, that's why they have different weight. And radioactive isotopes can be used to determine the age of the groundwater. So there are two types of isotopes: stable, that do not decay, and that is used for recharge, source identification, paleoclimate reconstruction. And we have the radioactive one that decays as the known rate, and it is used for the groundwater dating, that is tritium and 14 carbon. So we use that. So 1, 3 and 4 will be the correct one. Now coming to the 120 question, the stream channel method is generally applied for artificial recharge of the groundwater from what? So there is a stream channel method but stream recharges the groundwater. तो वो किस केस में होगा? एफ्लुएंट जो स्ट्रीम्स होती, आर्टिफिशियल रिचार्ज एक इंटेंशनल ऑगमेंटेशन है ग्राउंड वाटर स्टोरेज का by enhancing the natural infiltration process, and stream channel method uses the natural river to recharge the aquifers. What kind of stream is required? Recharge only occurs when the water is something water moves from the stream into the aquifer, and that happens only in the influent stream, not in the effluent one. Effluent is something that takes water from it, not give water from it. So influent stream is something that is present above the groundwater table. Water percolates downward in that case and it recharges the aquifer. Effluent is something that in groundwater table is higher than that stream, and groundwater discharge into that stream, so no recharge is possible, only discharge of the groundwater is possible. So with this I'll end this video, and 2025 hydrogeology paper is done. Thank you.